तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था और वो कॉमन मैसेज था कि आप थोड़ा सा अपना मैन्युफैक्चरिंग की ग्लिम्स दिखा दो, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में करते हो। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारी कमर्शियल जिम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। शुरू करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पाइप से। तो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज है पाइप्स। अब देखिए यहां कुछ पाइप्स रखे हुए हैं। पहले इनकी साइज की बात करें तो 100 इंटू 50 mm एग्जैक्ट साइज होती है। 2x4 बोलने को बोल देते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें अलग अलग तरीके के ना साइज आते हैं, लाइक 48, 96, उसको भी लोग 2-4 बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साइज एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी 100 इंटू 50 mm। फिर इसका टाइप्स होते हैं, जैसे CR पाइप, HR पाइप, अलग अलग चीजें, पतरा भी बोलते हैं कुछ, जो लोकल बिल्कुल ही आयरन आता है। ये CR पाइप है, कोल्ड रोल्ड पाइप। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ में अंतर आ जाती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बेसिकली आप ये समझ लो कि CR पाइप जो होता है वो ऊपर से आप जैसे ही चेक करोगे वो खुरदुरा नहीं होता, और CR पाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जो मशीन बेंडिंग होती है बहुत ईजी हो जाती है इस पे, साइज खराब नहीं होता, स्क्वीज नहीं होता, और स्ट्रेंथ बनी रहती है, इसलिए CR। और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, मतलब साइज एक सा ही रहता है, आप बेंड भी कर दो तो। वेल्डिंग भी अच्छी होती है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पाउडर कोटिंग बहुत अच्छी होती है। इसको साफ करना बहुत इजी होता है। CR पाइप यूज होता है। अब इसको पहले मशीन के अंदर बेंड किया जाता है। एक साइज होता है पूरा हमारा, ऑटोकैड पे डिजाइंड होता है, फिर वो मशीन के अलग अलग पार्ट्स बेंड होते हैं। तो मैं आपको बेंड दिखा देता हूं पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पाइप बेंड होने के बाद ये बेंडिंग के कुछ साइज हैं। अब देखो CR पाइप बहुत ही स्मूथली बेंड होते हैं। किसी भी बेंड पे आप देखोगे ना तो सिलवट नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते, और साइज नहीं बिगड़ता, शेप बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए CR यूज होता है। और अलग अलग मशीनों के अलग अलग बेंड होते हैं, उनके साइज के हिसाब से ऑटोकैड पे डिजाइन करके फिर उसको CNC बेंडिंग मशीन से बेंड कर दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी वेल्डिंग के बारे में दिखाने वाला हूं। देखिए वेल्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मशीन, अगर फैब्रिकेशन की मशीन है उसमें। तो मिग वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। 0.6 mm की स्टील इलेक्ट्रोड होती है और वो कॉपर कोटेड होती है, तो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है मिग की। तो मिग जैसा कि आप देख रहे हो मिग हो रहा है, इसमें एक रोल चलता है बेसिकली, और एक गन के द्वारा इसको मिग किया जाता है। मिग वेल्डिंग का बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस है। बहुत तरह के वेल्डिंग होती हैं, पर इसमें कामयाब जो है वो मिग होती है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो भी ये मशीन आप इसकी साइज़ देख रहे हो, पहले से ही लेज़र पे कट के आती है, यानी लेज़र पे कट जाती है। उसके होल्स वगैरह, बेंड्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। तो अब इसको स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है फॉर चेकिंग। इसमें कुछ पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ये पत्ती लगाई गई, ये सीट की पत्ती लगाई गई, कैचर नॉब्स की चीज़ें लगाई गई हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है। स्ट्रक्चर खड़ा करते समय ध्यान ये दिया जाता है कि कहीं भी ये बैलेंस इसका ख़राब ना हो। अगर बैलेंस ख़राब हो गया तो मशीन वहीं हट जाएगी, और जो अलाइनमेंट में आप दिक्कत देखते हो कि मशीन ऐसे हिल रही है, वो वहीं से शुरू होती है, जिसको चेक रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद ये फैब्रिकेशन में चला गया, पूरा फैब्रिकेट हो गया, फिर शुरू होता है पाउडर कोटिंग का सिलसिला। वो मैं अब आगे दिखाने वाला हूँ आपको। अब बात करते हैं पाउडर कोटिंग की, कि पाउडर कोटिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए जैसे कि आप ये मटेरियल देख रहे हो, ये पूरी तरीके से अपना फैब्रिकेशन के बाद रेडी है। अब इसको दिया जाएगा एक ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है मैं आपको बताता हूं, आइए मेरे साथ। ये जो आप चीज देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है भट्टी, फर्नेस, पाउडर कोटिंग का। ये हीट चैम्बर होता है। अब सबसे पहले जो भी ये मटेरियल होता है, जो रॉ होता है, कच्चा होता है, इसको ट्रीट किया जाता है विद केमिकल्स। इस पे 3 टाइप्स के केमिकल्स यूज होते हैं। वो 3 टाइप के केमिकल्स अलग अलग ना यूज करके 3 in 1 केमिकल आता है, 4 in 1 केमिकल आता है। उनसे आप इसकी जितनी भी चिकनाहट है, रस्ट है, वो हटाते हो। हटाने के बाद आपको इसको प्री हीट किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। जो आप ये भट्टी देख रहे हो, इस भट्टी में प्री हीटिंग की सुविधा होती है, यानी आप इसके ट्रॉली में आप अपना जो भी रॉ मटेरियल है उसको हैंग कर दो। हैंग करने के बाद उसको अप्रोक्स 150 डिग्री पे 15 मिनट्स प्री हीट दे दो विदाउट पाउडर। प्री हीट देने के बाद जब ये निकलेगा तो उसके मॉलिक्यूल बहुत एक्टिव रहते हैं। मॉलिक्यूल एक्टिव रहने से फायदा क्या होता है कि जब भी आप उस पर पाउडर डालोगे फिर से,
तो बहुत अच्छी तरीके से उस पर चिपकते हैं और फिर वो दोबारा जाता है इसमें और 220 डिग्री सेल्सियस पे वो पकता है। अप्रॉक्स 1 आवर पकता है वो। 1 घंटे के बाद उसको फिर निकाल दिया जाता है बाहर, और निकालने के बाद क्या होता है, वो ठंडा होता है, वो सूख के ही निकलता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ गीला हो गया, वो ऐसा हो गया। पाउडर कोटिंग आप सिंपली सर्च करोगे तो आपको प्रोसेस यूट्यूब पे दिख जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको निकाला जाता है, फिर उसको ले जाया जाता है इंस्टॉलेशन एरिया में। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इंस्टॉलेशन एरिया, इंस्टॉलेशन कैसे होती है। पाउडर कोटिंग होने के बाद वो इंस्टॉलेशन एरिया में वो मशीन्स आती हैं जो भी पाउडर कोटिंग हो चुकी हैं। अब इस जगह पे उसको इंस्टॉल किया जाता है, अलग अलग मशीन को। पहले जैसे जिम में मशीन इंस्टॉल की जाती है वैसे ही प्रॉपर विद कवर विद उसके सारी एक्सेसरीज लगा के इंस्टॉल की जाती है। फिर एक पर्सन होता है उसको चेक करने के लिए। चेक करने के बाद जब वो ओके हो जाती है फिर हम उसको अनइंस्टॉल करते हैं, यानी उसको पूरा खोलते हैं। खोलने के बाद उसकी पैकिंग होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आप कहीं भी नज़र घुमा के देखो तो इसमें बबल पैकिंग, 2 लेयर्स ऑफ पैकिंग होती है। तो बबल पैकिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। बबल पैक होने के बाद ये डिस्पैच के लिए रेडी होता है, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं। जैसे सपोज करो एक ही मशीन लेट पुल डाउन 10 पीसेस है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं उस पर मार्किंग करते हैं एक एक पार्ट पे अलग अलग, ताकि कुछ छूटे ना, गाड़ी लोड करते वक्त कुछ छूटे ना। तो उस पर एक एक चीज़ मार्क, ध्यान से देखोगे आप तो ऐसे मार्क की हुई है, जैसे 3 यहाँ आपको लिखा होगा 3। तो इस मशीन के जितने भी पार्ट होंगे उस पर 3 ही लिखा होगा। तो ईजिली वो कोई भी टेक्नीशियन है वो पिक करके और गाड़ी में डाल देगा, वो प्रॉपर माल जाएगा। इसलिए पूरा इंस्टॉलेशन करना और मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो जब क्लाइंट अपने यहाँ उतारता है उसको ट्रक से तो स्क्रैचेज के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए पैकिंग बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है। पैकिंग की कॉस्ट भी बहुत अच्छी लगती है, बट वो बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके यहाँ जिम जाता है 10 लोग खड़े हो जाते हैं, अगर पैकिंग अच्छी ना हो तो उनको फील अच्छा नहीं आता। अगर पैकिंग अच्छी है तो लगता है हाँ नई मशीन आई है, बहुत अच्छी पैकिंग है, और वहीं से फीलिंग शुरू हो जाती है लोगों की कि जो मैंने मशीन ली है या इन्होंने ली है वो अच्छी ग्रेड की मशीन आई है, अच्छी मशीन से इन्होंने बाई करी है। अब मैं आपको एक्सेसरीज दिखाऊंगा कि हम स्टोर कैसे मैनेज करते हैं, एक्सेसरीज क्या क्या लगता है। तो चलिए वो दिखाता हूँ आपको। तो स्टोर के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टोर कैसे मैनेज होता है। जिम इक्विपमेंट में सैकड़ों चीज़ें लगती हैं, एक ही मशीन में सैकड़ों चीज़ें लगती हैं और अलग अलग साइजेस की। जैसे नट बोल्ट की बात करूँ तो कई साइजेस के नट बोल्ट लगते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है स्पेयर्स का, वो भी बहुत अलग अलग रहते हैं। उनकी स्टोर मैनेजमेंट, फिर उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये स्टोर है, इसमें इन आउट सारी कंप्यूटराइज होती है ओवर सॉफ्टवेयर। छोटी सी चीज़ देखो जैसे ये है, अब इसकी हमारे पास काउंटिंग होनी चाहिए, कितना इन हुआ रोज, कितना आउट हुआ, कितनी क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है। ऑर्डर के हिसाब से सॉफ्टवेयर में शो होता है कि आपके पास ये चीज़ इतनी कम है, जैसे ही हम ऑर्डर डालते हैं। तो 8 mm की थिकनेस लगभग सारी चीज़ों पे मिलेगी आपको, जो भी अटैचमेंट्स हैं इसमें। तो ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ऐसे स्टोर मैनेजमेंट करना पड़ता है सारी चीज़ों का, ये स्टोर मैनेजमेंट है। इसमें डंबल प्लेट्स की भी काउंटिंग रखते हैं हम लोग। जो लेजर पार्ट्स दिखा रहा था मैं आपको, ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सारे लेजर पार्ट्स हैं। ये सारी थिकनेस 8 mm की है। ये एसएस की पार्ट्स है जो लेजर से होल्स और मार्किंग होती है, वो सारी चीज़ें। नट बोल्ट की मैनेजमेंट ऐसे होती है। ये इस तरीके से इनका स्टोर बना हुआ है। किसमें किस साइज़ के कितने नट बोल्ट हैं हमारे टिप पे रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एक क्लिक करूँगा मैं, मुझे पता लग जाएगा कि इतने रुपए का और इस साइज़ का इतनी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। तो फिर क्या होता है, डिले नहीं होता है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो बहुत डिले होगा चीज़ों में और पैसा भी आपका वेस्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सीट्स की। देखिए सीट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक मशीन के अंदर। तो 16 mm की प्लाई यूज़ होती है। ये इसकी थिकनेस है प्रॉपर, और जिस पे फोम यूज होता है वो हाई डेंसिटी फोम यूज होता है। तो देखिए फोम अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सस्ते, महंगे, बहुत महंगे। डेंसिटी मैटर करती है, उसके ऊपर प्राइसिंग फिक्स होती है उसकी। तो हाई डेंसिटी जो कम से कम 2 ईयर्स तो बहुत प्रॉपर चले। फिर बात करते हैं मशीन की सीट्स की। सीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, आपको पता है। तो जो इसमें हम प्लाई यूज़ करते हैं वो 16 mm थिकनेस की करते हैं। जो लेदर होता है उसका सिंथेटिक बहुत ही हाई क्वालिटी होता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो 3-4 ईयर्स आपको सोचना नहीं है, बस ख्याल ये रखना है आपको कि उस पर कोई कट ना लगे, किसी नुकीली चीज़ से कट ना लगे। अदरवाइज उसमें मॉइस्चर इतना होता है कि वो फटता नहीं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। और फोम की हाई डेंसिटी होती है तो आपको
3-4 साल बिल्कुल नहीं सोचना है फोम के बारे में, और रिपेयरिंग भी बहुत ही मिनिमम होती है उसमें, आगे चल के मिनिमम कॉस्ट में हो जाती है। तो सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें हम बहुत खास ख्याल रखते हैं कि बहुत अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। जब भी आप आओगे, विजिट करोगे, तो सारी चीज़ें आपको देखने को लाइव मिलेगी और आपको फिर पता लगेगा जो दावा किया जा रहा है आपसे वो कितना सत्य है।